जय हिंद। मैं हूं अरुण कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं टी2 क्लासेस में। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के प्रमुख विश्वविद्यालयों के बारे में, जो प्राचीन भारत में प्रमुख शिक्षा केंद्र रहे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। मैप के लोकेशन के हिसाब से बात करेंगे तो हम वर्तमान में जो लोकेशन है उसके हिसाब से हम बात करेंगे। ये जो विश्वविद्यालय थे किस शासक ने बनवाए और किस राजवंश के अंतर्गत ये आते थे, ये बात भी हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं बिहार में। जो वर्तमान बिहार है वहाँ पर 3 विश्वविद्यालय, प्राचीन विश्वविद्यालय थे। सबसे पहला उसमें था ओदंतपुरी या उदंतपुरी भी इसको बोलते हैं, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। ये पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने इसको बनवाया था। पाल वंश जैसा आपको पता होगा 750 ईस्वी से लेकर 1174 ईस्वी तक बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले क्षेत्र में पाल वंश के राजाओं ने शासन किया था। पाल वंश के जो संस्थापक थे वो गोपाल ही थे और उन्होंने ही, पाल वंश के राजा जो गोपाल थे प्रथम, उन्होंने ही ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट किया। इसके अलावा बिहार में जो विश्वविद्यालय है 2 और हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय। विक्रमशिला, नालंदा और ओदंतपुरी, इन तीनों ही विश्वविद्यालय को इसी ने, बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। बख्तियार खिलजी कौन था? तो बख्तियार खिलजी देखिए, आपने अपने मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ा होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था बख्तियार खिलजी और ये बिहार पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक भी था। कौन? बख्तियार खिलजी। 12वीं शताब्दी में उसने बिहार वाले क्षेत्र पर आक्रमण किया था बख्तियार खिलजी ने, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और उसने ओदंतपुरी, विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, तहस नहस कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को आग लगा दी थी। नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में इतनी सारी पुस्तकें थी कि कहा जाता है कि 3 महीने तक उस पुस्तकालय में आग दहकती रही थी। तो हमने जाना ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के बारे में, जो कि वर्तमान बिहार में उसको लोकेटेड किया जा सकता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी वो पाल वंश के ही राजा धर्मपाल ने कराई थी। जैसे मैंने आपको बताया, पाल वंश जो है वो हमारे मध्यकालीन भारत के इतिहास में बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर शासन करने वाला एक शासक थे। पाल शासक, उन्हीं का राजवंश था पाल राजवंश। तो पाल राजवंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी वर्तमान बिहार में ही है और बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। ओदंतपुरी भी बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, लेकिन विक्रमशिला मुख्य रूप से बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। और बौद्ध शिक्षा में आपको पता होगा, अगर बौद्ध धर्म के बारे में आपने पढ़ा है, तो बौद्ध धर्म के मुख्य रूप से 4 संप्रदाय होते हैं: हीनयान, महायान, वज्रयान और एक होता है थेरवाद। हीनयान, महायान, वज्रयान और थेरवाद। तो उसमें से जो वज्रयान संप्रदाय है वो मुख्य रूप से विक्रमशिला विश्वविद्यालय में वज्रायन संप्रदाय की शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा विक्रमशिला विश्वविद्यालय में वेद की, खगोल विज्ञान की, दर्शन की और विधि की, कानून की शिक्षा भी दी जाती थी। अब हम बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की। तो नालंदा विश्वविद्यालय भी वर्तमान बिहार में ही लोकेटेड है। बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। आपने अवश्य पढ़ा होगा। थोड़ा हम कॉपी को ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय जब उस समय पे दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी था नालंदा विश्वविद्यालय। इसकी जो स्थापना थी वो 7वीं सदी के आसपास मानी जाती है, लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया ये अज्ञात है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण जो था वो कुमारगुप्त प्रथम ने कराया था। गुप्त शासक थे कुमारगुप्त, गुप्त वंश के शासक थे कुमारगुप्त प्रथम, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। मैंने जैसा आपको बताया है कि ये तीनों विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो दक्षिण एशिया का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था और उस समय पे ये विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय भी था। गुप्त काल के समय में ये अस्तित्व में आया, जैसा कि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कुमारगुप्त प्रथम ने ही इसका निर्माण करवाया था। और गुप्त काल के बाद जो शासक आए, जैसे हर्षवर्धन आए और पाल शासक जो मैं आपको बता चुका हूँ उड़ीसा, बंगाल, बिहार वाले क्षेत्र में, उस समय में इस नालंदा विश्वविद्यालय ने बहुत अधिक ख्याति प्राप्त कर ली थी। जो नालंदा विश्वविद्यालय है वहाँ पे तीनों ही बौद्ध सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं। चारों ही, मैंने आपको 4 बौद्ध सिद्धांत बताए, लेकिन मुख्य रूप से ये महायान का प्रमुख केंद्र रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि बौद्ध संप्रदाय के अंतर्गत 3 मुख्य रूप से संप्रदाय आते हैं: हीनयान, महायान और वज्रयान। इसके अलावा एक थेरवाद भी आता है। तो सभी बौद्ध संप्रदायों का यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी, लेकिन मुख्य रूप से ये महायान का प्रमुख केंद्र था। जैसे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो वज्रयान का प्रमुख केंद्र था। भारतीय इतिहास में, भारत के प्राचीन इतिहास में और मिडिवल हिस्ट्री में, मध्यकालीन इतिहास में आपने नाम सुना होगा नागार्जुन और आर्यभट्ट का जरूर नाम सुना होगा। आर्यभट्ट जो एक गणितज्ञ थे और नागार्जुन जो एक बहुत ही बड़े बौद्ध दर्शन के शून्यवाद के प्रतिष्ठापातक थे। मतलब कि बौद्ध दर्शन के अंतर्गत एक शून्यवाद का सिद्धांत आता है,
तो उसको प्रतिष्ठापक जो थे, उसके जो स्टार्ट करने वाले थे वो नागार्जुन ही थे। और नागार्जुन बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रख्यात बौद्ध आचार्य भी थे। तो नागार्जुन और आर्यभट्ट दोनों ने ही इसी नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करी थी। चीनी यात्री इतिहास में आपने पढ़े होंगे ह्वेनसांग और इत्सिंग। ह्वेनसांग और इत्सिंग दोनों ने ही इस विश्वविद्यालय की यात्रा करी थी। नालंदा विश्वविद्यालय में दोनों ही चीनी यात्री आए हैं। दोनों के ही जो लिखी हुई पुस्तकें हैं उनमें इसका जिक्र आता है, इसके बारे में बात की जाती है। तो ह्वेनसांग और इत्सिंग ने, इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, ह्वेनसांग और इत्सिंग जो चीनी विद्वान रहे हैं, चीनी स्कॉलर रहे हैं, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा करी थी। अब हम चलते हैं एक और बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय प्राचीन इतिहास में रहा है, जिसका नाम है तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय की बात करें तो भारत में उस समय ये भारत था उसके अंतर्गत आता था, लेकिन वर्तमान में तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद के पास लोकेटेड है। 5वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास इस विश्वविद्यालय का निर्माण करा गया था। ये विश्वविद्यालय जो है वो तक्षशिला नामक नगर में स्थित है और ऐसा माना जाता है कि तक्षशिला जो नगर है उसका निर्माण श्री राम के जो भाई हैं भरत, उन्होंने उस नगर का निर्माण करा था और उस नगर के आसपास वाले क्षेत्र में ही तक्षशिला विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। तक्षशिला विश्वविद्यालय किसी एक स्थान पर लोकेटेड नहीं है। छोटे छोटे अलग अलग गुरुओं ने, अलग अलग आचार्यों ने, अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने पढ़ाने के मठ बना लिए थे, उन सबको मिला के तक्षशिला विश्वविद्यालय बोला जाता है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसका निर्माण हुआ था और उस समय ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। प्रथम नंबर पे मैंने आपको बताया नालंदा विश्वविद्यालय आता था, जो कि वर्तमान बिहार में है। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वो वर्तमान पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद के पास में। चाणक्य, जो आपको सुना होगा, चाणक्य जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, अर्थशास्त्र की जो रचना है, उनकी फेमस बुक है अर्थशास्त्र। तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना इसी विश्वविद्यालय में रहकर करी थी, तक्षशिला में। बौद्ध धर्म, मुख्य रूप से बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, यहाँ पे हिंदू धर्मशास्त्र और बौद्ध धर्म के बारे में यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी तक्षशिला विश्वविद्यालय में। और जो चीनी यात्री हैं फाहियान ने तक्षशिला विश्वविद्यालय का भ्रमण किया था। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण जो है वो ह्वेनसांग और इत्सिंग ने किया था और तक्षशिला विश्वविद्यालय का भ्रमण जो है वो फाहियान ने किया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे इसी तरह से पूछा जा सकता है। हमारे जो प्राचीन भारत में, मध्यकालीन भारत में जो हमारे शिक्षाविद रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान रहे हैं, जैसे पाणिनि का आपने सुना होगा, चरक आपने सुना होगा, चरक, चाणक्य या कौटिल्य भी इनको कहा जाता है, जीवक, प्रसेनजित, वो सभी के सभी, ये सभी जो नाम है, इसके अलावा भी कुछ नाम हैं जो इस तक्षशिला विश्वविद्यालय से जिन्होंने शिक्षा प्राप्त करी और बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान हुए भारतीय इतिहास के। फिर से मैं दोहराऊंगा, पाणिनि, चरक, चाणक्य, जीवक और प्रसेनजित, इन्होंने कहाँ पे शिक्षा प्राप्त करी? तो इन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करी। जो हमारे नागार्जुन और आर्यभट्ट हैं, उन्होंने कहाँ पे शिक्षा प्राप्त करी? तो उन्होंने जो है नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करी। जैसे मैंने आपको बताया कि तक्षशिला विश्वविद्यालय मुख्य रूप से चिकित्सा, चरक जो चिकित्सा शास्त्र से संबंधित हैं, तो मुख्य रूप से चिकित्सा का, राजनीति का और सेना की रणनीति और विधि, इन विषयों को मुख्य रूप से यहाँ पढ़ाया जाता था। लेकिन इतना बड़ा विश्वविद्यालय था कि लगभग सभी उस समय जो विषय उपलब्ध थे उन सभी की शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में दी जाती थी। एक और हमारा शारदा पीठ का नाम आपने जरूर सुना होगा, कुछ समय पहले न्यूज में भी था। तो शारदा पीठ जो है वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत ये आता है। नीलम वैली या किशनगंगा नदी की जो घाटी है वहाँ पे लोकेटेड है शारदा पीठ। शारदा पीठ में शारदा देवी का मंदिर है और शारदा पीठ में क्या था, यहाँ पे इस जगह आप उसको लोकेट कर पाएंगे, पाक अधिकृत कश्मीर में ये आएगा। और शारदा पीठ में मुख्य रूप से संस्कृत विद्वानों के लिए प्रसिद्ध रहा है। संस्कृत के विद्वान शारदा पीठ से संबंधित थे और शारदा पीठ में कई सारे ग्रंथों की रचना करी गई थी। और जो हमारा कश्मीर है उसका नाम भी शारदा पीठ के नाम पे ही रखा गया था। कैसे रखा गया था वो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि शारदा पीठ के नाम पर ही कश्मीर का नाम कैसे रखा गया। ये आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क है। अब हम चलेंगे गुजरात की तरफ। तो गुजरात में हमें मिलेगा वल्लभी विश्वविद्यालय, जो कि गुजरात के सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में लोकेटेड है। यहाँ पे आप इसको लोकेट कर सकते हैं, वल्लभी विश्वविद्यालय, सौराष्ट्र, गुजरात। उस समय जो है हीनयान बौद्ध धर्म का शिक्षा केंद्र रहा ये। जैसे मैंने आपको बताया, बौद्ध धर्म ज़्यादातर आप देख पा रहे हैं विश्वविद्यालय जो है वो बौद्ध धर्म के शिक्षा केंद्र हैं। 7वीं शताब्दी के आसपास के इतिहास में इन सबका जिक्र होता है। हीनयान बौद्ध धर्म का प्रमुख शिक्षा केंद्र रहा। मैंने आपको बताया कि बौद्ध धर्म के प्रमुख मुख्य रूप से तो 3 ही संप्रदाय हैं, हीनयान, महायान और वज्रयान। एक थेरवाद चौथा भी इसमें बताया जाता है। 3 तो आपको जरूर याद रखने हैं, हीनयान, महायान और वज्रयान। उसमें से मैंने आपको क्या बताया
कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वज्रयान संप्रदाय का शिक्षा केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो मुख्य रूप से महायान संप्रदाय का शिक्षा केंद्र था। और वल्लभी जो है वो मुख्य रूप से हीनयान बौद्ध धर्म का शिक्षा केंद्र था। ये सीधा सीधा क्वेश्चन इसी तरह से बन सकता है, तीनों विश्वविद्यालय और तीनों संप्रदाय के नाम आपको दिए जाएंगे। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने जो है वल्लभी विश्वविद्यालय की यात्रा की थी। जैसे मैंने आपको बताया है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने और इत्सिंग ने नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा की थी। तो ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय की भी यात्रा की और वल्लभी विश्वविद्यालय की यात्रा भी की थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इसकी यात्रा की, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे मुख्य रूप से प्रशासन, शासन कला, दर्शन और विधि की शिक्षा दी जाती थी। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि किस विश्वविद्यालय में किस चीज़ की शिक्षा दी जाती थी। आपको याद रखना है कि कौन से बौद्ध धर्म के कौन से संप्रदाय की शिक्षा मुख्य रूप से किस विद्यालय में दी जाती थी। मैत्रक वंश शासकों के द्वारा इसको अनुदान दिया गया था। मैत्रक वंश कहाँ से आ गया? तो देखिए, गुप्त वंश के अधीन जो हमारा गुप्त वंश था, गुप्त साम्राज्य था, गुप्ता साम्राज्य के अंतर्गत ही एक छोटा सा प्रांत था गुजरात और सौराष्ट्र वाला। वहाँ पर जो है मैत्रक वंश के शासक उस वंश के यानी गुप्त साम्राज्य के अधीन ही शासन करते थे। तो उन मैत्रक वंश के शासकों द्वारा इस वल्लभी विश्वविद्यालय को अनुदान दिया गया था। ये क्वेश्चन कहीं पूछा गया, तभी मैंने इस फैक्ट को यहाँ पे लाके नोट किया है कि मैत्रक वंश के शासकों द्वारा वल्लभी विश्वविद्यालय को अनुदान दिया गया था। अब हम चलते हैं, देखिए नागार्जुन का नाम मैंने आपको बताया। नागार्जुन का नाम मैंने आपको बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख स्कॉलर थे नागार्जुन। उन्हीं के नाम पर एक विश्वविद्यालय की निर्माण किया गया था जो वर्तमान आंध्र प्रदेश में है, नागार्जुनकोंडा विश्वविद्यालय। बस आपको याद रखना है कि वर्तमान में ये कहाँ है, तो अमरावती के पास नागार्जुनकोंडा विश्वविद्यालय है, आंध्र प्रदेश में, अमरावती के पास है। और यहाँ पर महायान बौद्ध धर्म के विद्वान नागार्जुन के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया। यहाँ पे देखो, ये जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं नागार्जुन, ये वही नागार्जुन है। नागार्जुन कौन है? तो नागार्जुन बौद्ध दर्शन शून्यवाद सिद्धांत के प्रतिष्ठापादक हैं। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए ये फेमस है। बौद्ध दर्शन जो शून्यवाद है उसके प्रतिष्ठापादक हैं, प्लस प्रख्यात बौद्ध आचार्य हैं, यानी कि बहुत ही फेमस बौद्ध आचार्य रहे हैं। कौन? नागार्जुन। उन्हीं के नाम पर नागार्जुनकोंडा विश्वविद्यालय का निर्माण करा गया था, उन्हीं के नाम पर नाम रखा गया नागार्जुनकोंडा। और श्रीलंका, मुख्य रूप से श्रीलंका से और चीन से काफ़ी विद्वान यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करने आते रहे हैं, यात्रा करते रहे हैं। एक उड़ीसा में कलिंग राज्य, उड़ीसा वाले क्षेत्र में गंगा और गोदावरी के मध्य में, ये गंगा नदी यहाँ से जाएगी, गंगा यहाँ पे गंगा दिखेगी आपको, यहाँ है गोदावरी। तो गंगा और गोदावरी के बीच में एक राज्य हुआ करता था, हमारे इतिहास में आपने पढ़ा होगा, कलिंग। कलिंग पर आक्रमण करने के बाद ही अशोक ने जो है युद्ध करना छोड़ दिया था, ये वही वाला कलिंग है उस समय पे। तो कलिंग में कलिंग राजाओं के द्वारा एक विश्वविद्यालय का निर्माण करा गया था जिसका नाम है पुष्पगिरी विहार और ललित विहार। ये दोनों जगहें अलग अलग हैं, पुष्पगिरी विहार और ललितगिरी विहार, प्लस यहाँ उदयगिरी विहार भी है। तो 3-4 जगहों को इकट्ठा करके एक विश्वविद्यालय के रूप में बोला जाता है। मुख्य रूप से आपको याद रखना है पुष्पगिरी विहार और ललितगिरी विश्वविद्यालय उड़ीसा कलिंग राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। उदयगिरी की पहाड़ियों में है, आपको पता होगा कि उड़ीसा में उदयगिरी की पहाड़ियां हैं, और बौद्ध शिक्षा का केंद्र रहा है। जैसे कि सभी विश्वविद्यालय आपको बौद्ध शिक्षा का केंद्र दिखाई देंगे। शारदा विद्यापीठ जो है वो, जो मैंने आपको बताया है कश्मीर में लोकेटेड है, वो संस्कृत के विद्वानों के लिए प्रसिद्ध है। ये छोटे छोटे फैक्ट ही आपको याद रखने कि कहाँ संस्कृत है, कहाँ बौद्ध धर्म है, और कहाँ पे कौन सा विद्वान से संबंधित विश्वविद्यालय रहा है, किसका निर्माण किसने करवाया था, और कहाँ पे बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय की शिक्षा मुख्य रूप से दी जाती थी। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। हमने नागार्जुनकोंडा भी पढ़ लिया है, हमने पुष्पगिरी विहार, ललितगिरी विहार भी पढ़ लिया है। एक विश्वविद्यालय और बच जाता है, मान्यखेत विश्वविद्यालय, कर्नाटक में लोकेटेड है। ये मान्यखेत को कहीं कहीं पर मणिखेत भी लिखा जाता है। मान्यखेत किस राज्य की राजधानी रही है, आपको मुझे बताना है। चलिए मैं ही बता देता हूँ, होमवर्क ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। तो मान्यखेत या मणिखेत एक हमारा साम्राज्य हुआ करता था, राष्ट्रकूट साम्राज्य। राष्ट्रकूट हमारे, जब मैं आपको इतिहास पढ़ाऊंगा तो इतिहास के मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत में ही राष्ट्रकूट शासकों के बारे में बताऊंगा। राष्ट्रकूट शासक जो थे वो मुख्य रूप से कर्नाटक, महाराष्ट्र और कुछ ये सौराष्ट्र वाला हिस्सा, कुछ मध्य प्रदेश वाला हिस्सा जो है, इस क्षेत्र पर शासन किया करते थे राष्ट्रकूट शासक। राष्ट्रकूट जो शासक थे उन्होंने 735 ईस्वी से लेके और 982 ईस्वी तक शासन किया। उनकी राजधानी हुआ करती थी मान्यखेत या मणिखेत। राष्ट्रकूट शासकों की राजधानी थी मणिखेत या मान्यखेत। उसी के नाम पर, वहीं पर या उसी जगह पर लोकेटेड है मान्यखेत विश्वविद्यालय कर्नाटक में। मैं आपको बताता चलूँ कि राष्ट्रकूट
जो साम्राज्य था उसके जो संस्थापक थे उनका नाम था दंती दुर्ग। एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो दंती दुर्ग थे। राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा इस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय किसका, मान्यखेत विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया था। अब देखिए यहाँ पे जैन धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। अब तक मैंने जितने भी विश्वविद्यालय आपको बताए वहाँ पे जैन धर्म नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे जैन धर्म भी आ गया है। तो मान्यखेत या मणिखेत विश्वविद्यालय में जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म की शिक्षा दी जाती थी और द्वैतवाद दर्शन का मठ भी यहाँ पर था। आपको यहाँ जैन धर्म जरूर ही याद रखना है और राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा निर्माण किया गया, ये याद रखना है। वर्तमान कर्नाटक में ये लोकेटेड है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट से जाकर पुरानी बनाई गई सीरीज को जरूर देखें। जय हिंद, जय भारत।